नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाईवे इंजीनियरिंग में। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, हाईवे इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। खासकर हम कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो भी एक हाईवे इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो हाईवे इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए क्या पैटर्न होता है, क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर किस प्रकार से आपको देना चाहिए, इस विषय में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा की तरफ रहेगी। फ्रेंड, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, दूसरे फ्रेंड के साथ जाते जाते शेयर जरूर करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, इवन किसी भी जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका जो रिक्रूटर्स है या जो इंटरव्यूअर है आपसे आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेता है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपने जो प्रीवियस वर्क किए हैं वो किस प्रकार के वर्क थे, बिल्डिंग का था या रोड का था, और उसमें क्या पोस्ट आपने वर्क की थी, क्या पर्टिकुलर आइटम्स आपने उसमें काम किया था उस वर्क में, वो सारी जानकारी आपको अपने अबाउट योर सेल्फ के सेक्शन में देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक आपको टेंटेटिव आंसर मैं दे देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया है, सर माय नेम इज सुधीर कुशवाहा, आई एम प्रोफेशनल विथ ए डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग in 2014. My qualification includes 5 years of experience in infrastructure project, especially in highway project, and deal with execution aspect. I started my career with building project with SGS India Private Limited as a diploma or degree trainee engineer. After that, I gone to ICC consultant as a site engineer. After 2017, I engaged in highway project and joined to Messrs Devyas Project Private Limited as a highway engineer and successfully completed national or state highway project. At present, I am responsible to raising RFI, making of bed of soil, GSP, WMM, maintain strip chart according to progress, planning for the next program and follow the instruction of my senior and do the whatever job they assign to me. यहाँ पर आपको वही बताना है जो आपने वास्तविकता में किया होगा फ्रेंड, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है RFI को प्रेजेंट करने के लिए। बेड जैसे GSB का बेड हो गया, WMM का बेड हो गया, सॉइल का बेड हो गया, इसको बनाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आप ये चीज़ें अपने इंटरव्यूअर को बताएंगे तो आगे जो एक स्कोप रहेगा उनको सवाल पूछने के लिए, वो स्कोप आप उनके लिए ओपन कर देते हैं। जैसे आपसे आप बोलेंगे भाई मैं RFI राइजिंग, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन के लिए बनाना, बेड बनाना GSB WMM का, तो फिर इंटरव्यू आपसे जो रहेगा इसी में से सवाल आपके क्रिएट करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट टाइप्स ऑफ पेमेंट इज देयर। वहाँ पर जो आपने काम किया है प्रीवियस वर्क, वो किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन था, आपका फ्लेक्जुअल पेमेंट था या रिजिड पेमेंट था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्रस्ट थिकनेस ऑफ पेमेंट इन योर प्रोजेक्ट। आपने जो प्रोजेक्ट वर्क किया है प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में, उनमें क्रस्ट क्या थी। क्रस्ट से लेना मतलब होता है आपका जो सब ग्रेड के ऊपर वाला, सब ग्रेड से लेके जो रोड फिनिश लेवल है या RTL लेवल है, उसके बीच की जो मोटाई है, और जो मोटाई है वो आइटम वाइज कितनी मोटाई है वो हमारी कहलाती है क्रस्ट। ठीक है, जैसे आंसर में लेते हैं 650 इंक्लूडिंग एसफाल्ट कोर्स, GSB है 250 mm, WMM है 300 mm, DBM 50 mm और BC है 50 mm। और इसी के साथ में सर्विस रोड हमारी है 350 mm क्रस्ट वाली, जिसमें WMM है 250 mm, DBM 50 mm और BC भी है 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क GSB WMM बिटुमिनस वर्क इज देयर। एक टेंटेटिव आइडिया आपको होना चाहिए कि आपने जो वर्क किया है प्रीवियस प्रोजेक्ट में, उसमें जो आइटम आपने की, जैसे आपने अभी उनको बताया था कि मैं भाई GSB WMM और सब ग्रेड का बेड बनाता हूँ, अर्थ वर्क का बेड बनाता हूँ। तो अब आपसे पूछेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपने वहाँ पे वर्क किया है या कितनी क्वांटिटी उस प्रोजेक्ट में थी। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए टेंटेटिव, नॉट एग्जैक्ट आइडिया, बट आपको टेंटेटिव आइडिया जरूर होना चाहिए। तो आपको आंसर देना है, सर अर्थ वर्क 40 लाख क्यूबिक मीटर, GSB 20 लाख क्यूबिक मीटर, WMM 1 लाख क्यूबिक मीटर, DBM एंड BC 1 लाख
क्यूबिक मीटर और वाट एवर जो भी आपके प्रोजेक्ट में रहा हो वो आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट? बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में क्या फर्क होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है एसफाल्ट की रोड और रिजिड मतलब होता है सीमेंट कंक्रीट की रोड। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम समझते हैं डिफॉर्मेशन इन द सबग्रेड इज ट्रांसफर्ड टू अपर लेयर्स हाउ लो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ हैव लो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। मतलब अगर जो फ्लेक्चुअल पेमेंट में जो सबग्रेड है, अगर उस सबग्रेड में कोई वीकनेस होती है या कोई डिफॉर्मेशन होता है तो वो वीकनेस, वो डिफॉर्मेशन, वो कमी हमारी अपर लेयर्स में भी आ जाती है। हमारी डिफॉर्मेशन सेटलमेंट हो जाए, रट्स हो जाए तो हमारी अपर लेयर में भी वो डिफॉर्मेशन या वो रट्स एपियर्स होने लगते हैं। और ये जो एसफाल्ट पेमेंट या फ्लेक्चुअल पेमेंट होती है इसकी फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ लो होती है। हैव लो कंप्लीशन टेस्ट बट हाई रिपेयरिंग कॉस्ट। यहाँ पर कंप्लीशन कॉस्ट लिखना है या टेस्ट लिख के है तो इसको आप कॉस्ट कर लीजिएगा। जो फ्लेक्चुअल पेमेंट होती है उसी कंप्लीशन कॉस्ट तो कम होती है, सस्ते में बन जाती है। लेकिन इसमें फ्लेक्चुअल पेमेंट होने के कारण क्या होता है, जो बारिश के कारण हर बार रेनी सीजन के बाद इसमें रिपेयरमेंट या मेंटेनेंस निकलता है जिसकी कॉस्ट आपको काफ़ी अधिक हो जाती है। डैमेज्ड बाय ऑयल एंड केमिकल, अगर ऑयल है, केमिकल है, बारिश से डैमेज हो जाती है। डिजाइन बेस्ड ऑन लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका जो डिज़ाइन होता है एसफाल्ट पेमेंट का या फ्लेक्चुअल पेमेंट का वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को लेकर डिज़ाइन की जाती है। बात आती है रिजिड पेमेंट की। रिजिड पेमेंट में जो डिफॉर्मेशन होता है वो सबग्रेड में होता है और जो इसके बाद सबग्रेड में होने के साथ साथ ये जो सब्सिक्वेंट लेयर है उसमें पहले लेयर वाइज, पहले एक लेयर में होगा, फिर दूसरी लेयर में, फिर तीसरी लेयर में, इस प्रकार से ट्रांसफ़र होता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हैव हाई फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ हैव लो रिपेयरिंग कॉस्ट बट हाई कंप्लीशन कॉस्ट। सीमेंट कंक्रीट की जो पेमेंट होती है उसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक होती है, इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट तो कम होती है क्योंकि कंक्रीट की रोड हमारी ऑयल से, वेदर से, बर्फ़ से, पानी से डैमेज नहीं होती हैं। लेकिन क्योंकि इसमें जो सीमेंट होती है, जो एग्रीगेट्स होते हैं वो काफ़ी अधिक कॉस्टली होती है, इसलिए इसकी कंप्लीशन कॉस्ट काफ़ी अधिक हो जाती है। नो डैमेज बाय ऑयल और ग्रीस, डिजाइन बेस्ड ऑन फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब एक्शन। इसकी जो डिज़ाइन है उस फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ पे और स्लैब एक्शन को लेकर डिज़ाइन की जाती है और इसमें कोई भी ऑयल ग्रीस की डैमेज नहीं होता है। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं पेन से। देखो स्लैब एक्शन क्या होता है समझिए, ये हमारी रिजिड पेमेंट है और ये नीचे इसका क्या है, बेस बना हुआ है। अब इस पे जो ट्रैफिक आएगा, ठीक है, तो इसमें जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्लैब इफेक्ट के कारण पहले ये रिजिड पेमेंट पे ट्रांसफ़र होगा इस प्रकार से, फिर जाएगा ये नीचे की सबसिक्वेंट लेयर पे। ये होता है रिजिड पेमेंट में स्लैब ट्रांसफ़र, स्लैब टू स्लैब ट्रांसफ़र होता है। अब फ्लेक्चुअल पेमेंट में क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा ट्रैफिक है, ये व्हील है, तो इसमें जो लोड होगा जो यहाँ पर सबसे अधिक होगा, फिर ये इस प्रकार से, ठीक है, ट्रांसफ़र होता चला जाता है। इस प्रकार से ये फ्लेक्चरल जो क्या है स्लैब एक्शन है, ये स्लैब एक्शन है, ठीक है, और ये इसका पॉइंट लोड बेस यानी लेयर टू लेयर ट्रांसफ़र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच स्टाफ इज वर्किंग अंडर यू, ड्रा द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड शो योर पोजीशन। जो भी प्रीवियस कंपनी में आपने जॉब की है, तो मान लीजिए आप एक साइट इंजीनियर थे, रेसिडेंस इंजीनियर थे, जो भी थे, वाट एवर जब जो भी रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यानी कि आपके ऊपर सीनियर की सीनियरिटी या हायरार्की क्या थी और आपके नीचे जो जूनियर्स थे वो कितने थे, एक आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है और ये बताना है कि आपके साथ में कितना स्टाफ वर्क करता था। तो यहाँ पर लिखा जैसे 5 स्टाफ आर वर्किंग अंडर मी, और जो ड्रा है आपके सीनियर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो आपको दिखाना है और अपनी पोजीशन उसमें शो करनी है। हु इज योर कंसल्टेंट और इंजीनियर इंचार्ज, तो यहाँ पे द नेम ऑफ माई कंसल्टेंट इज एप्रॉन इंडिया लिमिटेड, जो भी आपके कंसल्टेंट हैं या इंजीनियर इंचार्ज का नेम है उनका आपको यहाँ पे नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंजीनियर इंचार्ज टीम लीडर, जो आपके इंजीनियर इंचार्ज टीम लीडर थे उनके नाम क्या है, द नेम ऑफ माई कंसल्टेंट और इंजीनियर इंचार्ज टीम लीडर इज श्री विपिन वाजपेयी, या जो भी आपके रहे वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन OGL एंड NGL। अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना चाहिए दोस्तों, OGL और NGL में डिफरेंट क्या होता है। द फर्स्ट लेवल टेकन ऑन द
of the natural ground without using any mechanical means is called NGL, whereas the level taken after preparation of bed by using mechanical means, grader, dozer, JCB and roller is called OGL. देखिए ये मान लीजिए कोई हमारा ग्राउंड है, इस पर हमें सड़क बनानी है। अभी यहाँ पे क्या है, जंगल है, मिट्टी पड़ी हुई है, लूज मटेरियल पड़ा हुआ है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ जंगल क्लियरेंस है या लूज मटेरियल है, सिर्फ उसको हटाया है, ठीक है। और इस पे जो लेवल ले लिए हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल कहलाते हैं, ठीक है। जो भी अनस्टेबल थिंग है सिर्फ आपको वही हटाना है, किसी भी प्रकार से जो मिट्टी है, एग्जिस्टिंग क्रस्ट या सॉइल है, उसको छेड़छाड़ नहीं की है। तो तब यहाँ पे जो लेवल लिए हैं वो हमारे कहलाते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल। और ओरिजिनल ग्राउंड लेवल कब कहलाएंगे, जब आप इसको क्या करेंगे फ्रेंड, इसका जंगल क्लियरेंस कर लेंगे, इसका जो कहीं पे लूज मटेरियल है तो उस लूज मटेरियल को आप कट एंड फिल कर लेंगे, उसके बाद जो लेवल आएंगे वो कहलाएंगे आपके ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। कट एंड फिल से मतलब मेरा, अभी आपने यहाँ से कोई भी बाहर की मिट्टी नहीं डाली, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो मिट्टी हो रही है केवल इसी को काट के क्या किया है, यहाँ पे डाल लिया और लेवल कर लिया, तो ये आपका कहलाएगा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। आप जहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, क्या हिस्ट्री है उस कंपनी की, तो आपको थोड़ा सा एक पहले से आपको इमेजिनेशन और उसके बारे में जानकारी लेके चलना होगी। तो जैसे बता देता हूँ, एज बीइंग एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट इन दिस सेक्टर, आई हैव हेard a lot about of your organization. Your organization fame and prestige is what draw me here to apply for this position. When your job vacancy was posted on your site, I know that your company has been in business for over 20 years with an excellent reputation in successful completion of highway projects. Your company is providing good opportunity to newcoming members, owning that I am sitting in front of you. जो भी आपको जानकारी हो उस कंपनी के बारे में वो जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why double bar is being provided in PQC पेमेंट। डबल बार होते हैं तो वो PQC पेमेंट में क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे। आंसर इसका होगा, double bar are required to expansion joint to transfer wheel load to the adjacent slab. It is provided in the wheel path only. It links the two adjacent structure by transferring load across the joint. देखिए जो हमारी कंक्रीट की पेमेंट होती है तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, यहाँ पे जॉइंट दिए होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट दिए होते हैं। अब जब ट्रैफिक या जो व्हील यहाँ पे चलेगा तो इधर पे लोड लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो अलग है, ये वाली स्लैब जो है ये इस वाली स्लैब से अलग है। तो यहाँ पे जब लोड आएगा तो यहाँ पे ये जो जॉइंट अलग होने के कारण ये वाली क्या होगा, नीचे की ओर डिप्रेस होगी और ये जो स्लैब है ये सेम पोजीशन में रहेगी। तो यही सिचुएशन में क्या होता है कि जो स्लैब है ये नीचे जाएगी और ये सेम रहेगी, तो यहाँ पर फ्रैक्चर या क्रैक्स आने लगते हैं। इसलिए क्या होगा, जो लोड इस पे आ रहा है इसको दूसरी स्लैब में, एडजेकेंट स्लैब में ट्रांसफर करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, डबल बार प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हाट इज द लैंड विड्थ ऑफ शोल्डर इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। इसका आंसर है, यानी कि शोल्डर विड्थ होती है, उस शोल्डर की विड्थ कितनी ली जाती है प्लेन और रोलिंग टेरेन में। तो लैंड विड्थ ऑफ शोल्डर विल बी आइदर 2.0 मीटर और 3.5 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। ये शोल्डर हैं, आपको अर्दन शोल्डर लेना है, पेव्ड शोल्डर लेना है, ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे कि आपको वहाँ पर कितनी रखनी है, या तो 2 मीटर हो सकते हैं या 3.5 मीटर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, what do you understand by sub base and base course in flexible payment। फ्लेक्चुअल पेमेंट में सब बेस और बेस कोर्स से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, सब बेस कोर्स इज द फर्स्ट लेयर। सब बेस समझिए, यहाँ पे सब बेस कोर्स इज द फर्स्ट लेयर विच इज कंस्ट्रक्टेड immediately after the subgrade such as GSB and WBM etc. Base course is sandwich layer between bearing course and sub base course. Base can have multiple layers such as CTB and WMM etc. देखिए जो सब बेस होता है वो हम जस्ट प्रोवाइड कराते हैं सब ग्रेड को करने के बाद। सब बेस को करने के बाद इसके ऊपर हम बेस कोर्स करते हैं। सब बेस में क्या होता है, हमारी GSB हो सकती है, WBM हो सकता है। और इसके अगर हम चलें बेस कोर्स में, तो बेस कोर्स में हमारे जैसे WMM होता है, सीमेंटेड बेस होता है, तो ये हमारे बेस कोर्स कहलाते हैं, जो हम GSB के ऊपर करते हैं और एसफाल्ट के पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ
एल वी यू पी एंड यूपी क्या होते हैं ये समझिए। देखिए द वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ वी यू पी मतलब व्हीकुलर अंडरपास, एल वी यू पी मतलब LVUP means light vehicular underpass and CUP मतलब कॉमन अंडरपास आर जो VUP है 5.5 मीटर क्लियरेंस चाहिए वर्टिकल क्लियरेंस, LVUP की 4.0 मीटर और CUP की 4.0 मीटर क्लियर इसकी जो वर्टिकल क्लियरेंस है आपको चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम राइट ऑफ वे शुड बी अवेलेबल फॉर 4 लेन एंड 6 लेन प्रोजेक्ट। इसका आंसर है ए मिनिमम राइट ऑफ वे ऑफ 60 मीटर शुड बी अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए 4 लेन और 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट एज पर IRC SP 84/2014 जो है हमारी 4 लेन रोड के लिए और IRC SP 87/2013 जो है हमारी 6 लेन प्रोजेक्ट के लिए। इनके अनुसार मिनिमम 60 मीटर का राइट ऑफ वे हमें हमारे हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ टाई बार, टाई बार का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। आंसर है टाई बार इज प्लेस्ड अक्रॉस longitudinal joints at the mid depth of the slab. It prevents lane from separation and deflection and transverse cracking. These are installed by providing appropriate shear or these are installed by providing appropriate drill holes in the side forms depending on the size of spacing of bar. Generally 16 mm dia bar is being used. देखिए टाई बार का जो काम होता है फ्रेंड, अगर हमारी लेन मल्टी रोड है और सीमेंट कंक्रीट रोड है तो हम जो जनरली सिंगल लेन रोड होती है तो कंक्रीट हम 3.5 मीटर से या 3.75 मीटर से अधिक नहीं लेते हैं, ठीक है, या 4 मीटर हम मैक्सिमम उसकी सिंगल लेन है सीमेंट कंक्रीट में उसको करते हैं। तो अगर हमें चौड़ाई अधिक चाहिए 8 मीटर चौड़ाई है तो हम क्या करते हैं फिर कंक्रीट को डिफरेंट लेन में करते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये हमारी कंक्रीट है, ये लेन 1 है, ये लेन 2 है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या रहता है कंक्रीट हमारी सेपरेट होती है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे ये इस प्रकार से टाई बार डाले जाते हैं। अगर ये टाई बार इसमें नहीं डालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कंक्रीट में गैप आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा बीच में गैप हो जाती है, जो कंक्रीट की स्लैब वो ऊपर नीचे हो जाती है। इसी कारण से यहाँ पे टाई बार प्रोवाइड किए जाते हैं। ये चाहे तो आप जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब डाल सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन होने के बाद इसको ड्रिल करके भी डाला जा सकता है। इनकी स्पेसिंग और साइज आपकी 10 mm से लेके 16 mm तक हो सकती है, उससे 16 mm तक आपकी जाती है। जनरली 16 mm का कई जगह यूज किया जाता है टाई बार, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ जॉइंट सीलेंट, जॉइंट सीलेंट क्या होता है। इट सील द जॉइंट विड्थ एंड प्रिवेंट वाटर एंड डर्ट from entering the joint which causing dowel bar corrosion and unexpected joint stresses resulting फ्रॉम रिस्ट्रेंट मूवमेंट। देखिए अब यहाँ पे हमने जो टाई बार दिया है तो यहाँ पर क्या होता है सेपरेशन होता है कंक्रीट का। अब यहाँ पे अगर हम इसमें कोई सीलेंट या कोई पैकिंग नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा बारिश का पानी घुस जाएगा, धूल घुस जाएगी और अगर इसमें धूल घुस जाएगी रेत घुस जाएगी तो इसमें क्या होगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसी कारण जो स्लैब है वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे भी क्या होता है आपकी कंक्रीट डैमेज होती है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे सीलेंट को भर देते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होता है जिससे मूवमेंट भी आसानी से होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द मिनिमम रिलेटिव परसेंटेज कॉम्पैक्शन रिक्वायरमेंट फॉर एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड। सबग्रेड और एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के लिए जो फील्ड कॉम्पैक्शन है वो कितना होना चाहिए। तो एम्बैंकमेंट के लिए 95% मिनिमम और सबग्रेड के लिए 97% मिनिमम रिलेटिव टू जो हमारी लैब डेंसिटी है उसके। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द रोल ऑफ PVC डॉवल सीट। PVC डॉवल सीट जो डॉवल बार आप लगाते हैं और डॉवल बार के सरिये के ऊपर आपने देखा होगा तो एक प्लास्टिक की कैप आपको पहनानी होती है तो वो क्या काम करती है। इसका आंसर है इट सर्व्स द फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ डॉवल बार ऑन वन साइड ऑफ द जॉइंट द डॉवल बार इज इनकेस्ड इन कंक्रीट ऑन द अदर साइड हाउएवर द PVC double bar slips is bonded directly to concrete so that movement of double bar can be take place। वही है एक तरफ से जो डबल बार होती है वो कंक्रीट में फिक्स रहती है और उसके अगेंस्ट साइड में डबल बार जो स्लिप्स के अंदर रहती है, इसलिए कि उसमें डबल बार में जब भी एक्सपेंशन होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो मूवमेंट आपकी फ्रीली हो सके, इसलिए वहाँ पर आपको एक स्लिप्स पहना दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 20, टेल द लेवल टॉलरेंस इन सबग्रेड फॉर फ्लेक्चुअल पेमेंट। लेवल टॉलरेंस यानी सबग्रेड की जो लेवल होनी चाहिए उसमें कितना टॉलरेट हमें अलाउ होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको क्लोज याद है मोर्थ का या किसी भी सेक्शन का आपको क्लोज याद है, IRC का क्लोज याद है, तो वहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज कम से कम आपको मोर्थ का सेक्शन याद जरूर होना चाहिए। जैसे एज पर मोर्थ के सेक्शन 300 के अकॉर्डिंग सबग्रेड का जो लेवल टॉलरेंस है वो ±20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज बम्पिंग और पंपिंग इन सबग्रेड एंड व्हाई ऑक्योर। आंसर इसका ए, बम्पिंग और पंपिंग इन सबग्रेड इज सिमिलर टू द कंसेप्ट टू ट्रॉइंग द कॉम्पैक्ट समथिंग ऑन मैट्रेस। Means when soil compactor roll over a prepared subgrade soil, it got compacted with staggered line. But when roller crossover, soil return to its original position. This type of phenomena occurs when excess moisture is present in the prepared bed. Example के लिए समझ लीजिए, देखिए हम किसी भी मिट्टी को या सॉइल को या किसी भी लेयर को WM GSP सबग्रेड इसको हम OMC पर कॉम्पैक्ट करते हैं। अब कई बार मटेरियल के साथ क्या होता है, उसकी कई बार प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होता है या वाटर लॉगिंग एरिया होता है जहाँ पानी भरा हुआ रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए रोलर यहाँ पे चला गया, मान लो रोलर बढ़िया चला के यहाँ पे ऊपर लेवल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या है, दलदल है या कीचड़ है, तो दलदल और कीचड़ होने के कारण यहाँ की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, वो बहुत कम होती है। कम होने के कारण जब रोलर इधर पे आएगा तो ये क्या होगी, नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगी, और जब रोलर यहाँ से वापस चला जाएगा तो ये जो मिट्टी होगी वापस ऊपर आ जाएंगी। तो ये जो सिचुएशन है, फिनोमेना है, ये क्या है हमारा, यही कहलाती बम्पिंग और पंपिंग। क्यों होता है, अगर हमारी लिक्विड लिमिट बहुत अधिक है सॉइल की और उसमें मॉइस्चर काफ़ी अधिक हो गया है, वाटर लॉगिंग हो गई है, तो हमारी वहाँ पर सबग्रेड में बम्पिंग और पंपिंग होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरेज वे। कैरेज वे से आप क्या समझते हैं। आंसर है, इट इज द विड्थ ऑफ द रोड विच इज यूज्ड बाय द ट्रैफिक फॉर मूविंग ऑन इट। इट इज जनरली सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टोटल लैंड विड्थ एंड इज पेव्ड एंड सरफेस्ड विद द बिटुमिनस कंक्रीट फॉर सर्विस टू द रोड यूजर्स। कैरेज वे से मतलब होता है रोड का वो हिस्सा जिस पर ट्रैफिक डायरेक्ट मूवमेंट करता है, जिसे हम जनरली बिटुमिन से बनाते हैं, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट से, सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं। तो जो पेव्ड पोर्शन होता है वो हमारी कहलाती है कैरेज वे, ठीक है। What is the hard shoulder? Hard shoulder क्या होते हैं? The hard shoulder is the area at the side of motorway or other road where are allowed to stop over car breaks down. It is generally separated by white line. ये जो रोड बनी है हमारी दोनों तरफ, ठीक है, ये हमारे रोड का कैरेज वे है, ठीक है, ये कैरेज वे यहाँ तक, ओके। अब कैरेज वे पर तो हमारा ट्रैफिक चलता रहता है, स्पीडली ट्रैफिक डायरेक्ट चलता है। अब हमें मान लीजिए गाड़ी रोकनी है, साइड में लगानी, तो हम क्या करते हैं, साइड में जो मिट्टी वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इस पोर्शन में हमारी गाड़ी को खड़ी कर लेते हैं। तो यही जो पोर्शन है जहाँ पर हमें गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। या इसका दूसरा काम ये भी होता है, जो हमारी क्रस्ट होती है, जो मेटल होती है रोड की, WM हो गया, GSP हो गया, इसको एक कन्फाइंड करती है, इसलिए भी यहाँ पे शोल्डर को बनाया जाता है। जनरली शोल्डर का जो काम है वो क्या है, कार को रोकना, उसको जगह देना, उसको खड़े करने के लिए एक सेपरेशन देना। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कैरेज वे में ही खड़ी कर देंगे तो पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो एक्सीडेंट कर सकती हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, हार्ड शोल्डर प्रोवाइड करा देते हैं। हार्ड शोल्डर का काम कन्फाइनमेंट देना होता है क्रस्ट को, और इसके अलावा जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को एक साइड देने के लिए, खड़ा करने के लिए भी हार्ड शोल्डर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वाई द सॉकट जॉइंट इन इज प्रोवाइडेड इन कर्व। जो कर्व बनाते हैं हम, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। रोड के साइड में या मीडियन में हम जो कर्व बनाते हैं, आपने इस प्रकार से देखा होगा, इसको मैं सामने देखूंगा तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 कट प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर बीच में क्या करते हैं, एक 100 कटिंग करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के लिए हम सीमेंट कंक्रीट में 100 कटिंग करते हैं, वैसे कर्व में भी कर देते हैं। तो वही रीजन है, कंक्रीट होती है वो श्रिंकेज के कारण इसमें स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो श्रिंकेज स्ट्रेसेस से बचाने के लिए यहाँ पे कर्व में क्या करते हैं, हम 100 कटिंग को प्रोवाइड करते हैं, ओके।
क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रोल ऑफ सेपरेशन मेंबर इन रिजिड पेमेंट। सेपरेशन मेंबर देखा होगा, जो आप पीवीसी की 125 माइक्रोन आजकल 150 माइक्रोन की ली जा रही है, यूज की जा रही है, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं सेपरेशन मेंबर या प्लास्टिक शीट क्यों प्रोवाइड करते हैं। इसके द सेपरेशन मेंबर बिटवीन कंक्रीट पेमेंट स्लैब एंड सब बेस हैज़ मेनली 4 फंक्शन। क्या है वो बताता हूँ। It's about the possibility of active aggressive agent from soil water being attached to the concrete slab। जब देखिए अगर हम नीचे जीएसबी करते हैं मिट्टी के ऊपर, उसके ऊपर फिर कंक्रीट करते हैं, तो मिट्टी के कुछ एग्रेसिव एजेंट होते हैं, या कई बार हो सकता है जो मिट्टी के अंदर से पानी कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जाता है, तो वो पानी जो है कंक्रीट से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, कंक्रीट को डैमेज ना करें, या उसमें कोई हार्मफुल एजेंट्स हैं तो वो कंक्रीट के कनेक्शन से दूर रहें। इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं, एक सेपरेशन लेयर जिसे प्लास्टिक की शीट यूज की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है। दूसरा नंबर इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ सीमेंट एंड वाटर इन इमेच्योर कंक्रीट विच साइनिफिकेंटली अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट। जब आप कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करेंगे, पीक्यूस पेमेंट का लेइंग करेंगे, तो अगर आप वहाँ पे पीवीसी की सीट नहीं बिछाएंगे तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान तो क्या होता है, उसका पानी भी उसमें आप सेपरेट हो सकता है, उसका मॉइस्चर आपका गिट्टी के अंदर एब्जर्व हो सकता है, कंक्रीट भी आपकी है वो आपकी मिट्टी के साथ मिल सकती है। तो इसी को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे सेपरेशन लेयर प्रोवाइड करते हैं पीवीसी सीट की, जिससे अल्टीमेटली जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है और कंक्रीट जो हार्डनिंग है वो हमारी अच्छी तरीके से हो जाती है। नेक्स्ट है इट रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड सब बेस। जो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि अगर कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट आपकी जस्ट जीएसबी के ऊपर आप कर देंगे तो गिट्टी और जो कंक्रीट दोनों की एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, क्योंकि कंक्रीट हमारी एक्सपोज रहती है धूप में और नीचे के जो एग्रीगेट है वो दबी हुई रहती है, तो इसलिए एक्सपेंशन कंक्रीट में अधिक होता है, तो इसके कारण फ्रिक्शन डेवलप होते हैं। तो उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे सेपरेशन लेयर प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 है इट अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सबबेस मटेरियल एंड फ्रेशली प्रेस्ड कंक्रीट। जो अगर एग्रीगेट के ऊपर आप डायरेक्ट कंक्रीट करेंगे तो निडल वाइब्रेशन करेंगे, आप प्लेसिंग करेंगे, लेइंग करेंगे, तो एग्रीगेट है उसमें मिक्स होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मीडियन विड्थ इन राइज्ड कंडीशन इन प्लेन एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। क्या मतलब है समझिए। राइज मीडियन है प्लेन टेरेन और माउंटेनियस टेरेन में और स्टीप टेरेन, तो उसमें उसकी विड्थ कितनी लेनी है आपको मीडियन की। मीडियन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे रोड है और आपने बीच में देखा होगा इस प्रकार से कर्व बने होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा पेड़ पौधे भी लगा देते हैं, कई बार डिवाइडर लगा देते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है हमारा मीडियन। इस मीडियन की विड्थ कितनी होती है, तो प्लेन एरिया अगर है तो वहाँ पे 5 मीटर हो सकती है। बिल्टअप एरिया मतलब दोनों तरफ क्या है कंस्ट्रक्शन है, मकान, फैक्ट्री या कोई भी गांव एरिया है, हैबिटेशन एरिया है, तो वहाँ पर 2.5 मीटर हो सकती है। और स्टीप टेरेन है, स्लोपी टेरेन है, तो वहाँ पर 2.5 मीटर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, व्हाट इज मिनिमम बिटुमिन कंटेंट इन डीबीएम यानी डेंस बिटुमिनस मैकाडम एंड बिटुमिनस कंक्रीट फॉर ग्रेड 1। तो इसका आंसर है डीबीएम के लिए है, जो ग्रेड 1 का डीबीएम है उसके लिए मिनिमम बिटुमिन कंटेंट रहेगा 4.0% और बिटुमिनस कंक्रीट ग्रेड 1 के लिए रहेगा 5.2%। क्वेश्चन नंबर 28, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्लोप एंड कैम्बर। स्लोप और कैम्बर में क्या डिफरेंस होता है, पहले हमें आंसर इसका इंग्लिश में बता देता हूँ। स्लोप इज एन एरिया ऑफ ग्राउंड दैट टेंड्स इवनली अपवर्ड और डाउनवर्ड, व्हाइल कैम्बर इज ए स्लाइट कन्वेक्सिटी or curvature of a surface of the road so that water will flow off this side. Camber is transverse slope provided to the road surface for the drainage of the rainwater for better performance of the road। देखिए एक आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बता देता हूँ। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट से क्या है ऊपर है, तो एक अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो ये एक ग्रेजुअली क्या हो रहा है डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है। तो ये जो फिनोमेना जो ग्राउंड का जो स्लोप है डाउनवर्ड हो सकता है अपवर्ड हो सकता है, ये कहलाता है हमारा क्या स्लोप कहलाता है। अब कैम्बर क्या होता है, कैम्बर होता है हमारा जो हमारी रोड इस प्रकार से रहती है, ठीक है, ये शोल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जो हमारा कॉन्वेक्सिटी होता है, कॉन्वेक्स पोर्शन होता है, ठीक है,
जो कि रोड की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्लोप होता है, ये कहलाता है हमारा कैम्बर। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो बारिश का पानी आता है या रेन्स होती हैं, जो पानी हमारे स्लोप के कारण रोड के बाहर चला जाए, रन ऑफ हो जाए, इसलिए यहाँ पे कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रीजन फॉर रटिंग इन बिटुमिनस लेयर। बिटुमिनस लेयर में, यहाँ पे सवाल को समझिए, बिटुमिनस लेयर जैसे DBM, BC, HDBC हो सकता है, बिटुमिनस मैकाडम हो सकता है, उनमें रट्स आने की क्या कारण होते हैं। तो इसके लिए मेन 5 रीजन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला तो हैवी ट्रैफिक, अगर हैवी ट्रैफिक होगा तो आप किसी भी प्रकार के रोड में रट्स आ जाएंगे। सेकंड नंबर है हाई टेम्परेचर एंड यूजिंग विस्कोसिटी ग्रेड 30 बिटुमिन। अगर आपका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इवन देखिए BG30 जो बिटुमिन होता है वो मैक्सिमम 40 डिग्री टेम्परेचर तक के लिए हमारा BG30 बिटुमिन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा 40 डिग्री से भी कई जगह टेम्परेचर चला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, अधिक टेम्परेचर होने के कारण जो एसफाल्ट है उसकी फ्लो वैल्यू अधिक हो जाती है। जो एज पर साइड कंडीशन में जो फ्लो वैल्यू है उसकी, जो ब्लीडिंग है वो बिटुमिन होने लगती है, इसके कारण वो रट्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। हाई बिटुमिन कंटेंट होगा तो भी एसफाल्ट में रटिंग हो जाएगी, अधिक फाइंस पर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो भी रट्स पड़ जाएंगे। और अगर जो एयरबड्स हमें 3 से 5% हम डिजाइन करते हैं, अगर वो उससे कम रह जाएंगे तो भी क्या होगा, बिटुमिनस सरफेस में रट्स आ जाएंगे। इसलिए कि वहाँ पर फिर क्या होता है, एयरबड्स अगर नहीं होते हैं तो वहाँ पर बिटुमिन है उसका ब्लीडिंग होने लगता है और फिर उससे रट्स आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉर हाउ मैनी पीरियड फ्लेक्जुअल पेमेंट डिजाइन शुड बी डन। फ्लेक्जुअल पेमेंट का जो डिजाइन है वो कितने साल को, कितने आने वाले समय को देखते हुए किया जाता है कि आपकी रोड उतनी समय तक सर्वाइव कर सके। तो फ्लेक्जुअल पेमेंट शैल बी डिजाइन फॉर ए मिनिमम डिजाइन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स और ऑपरेशन पीरियड विच एवर इज मोर। कम से कम 15 साल या जो भी आपने डिजाइन किया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वो जो भी अधिक है उतने टाइम तक के लिए डिजाइन आपको फ्लेक्जुअल पेमेंट को करना होगा। इसी प्रकार से रिजिड पेमेंट की डिजाइन की बात करें तो वो कम से कम 30 साल और जो भी आपकी ऑपरेशनल पीरियड है, जितने समय तक आपको ज़रूरत है उस रोड की, कम से कम उतने साल तक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 32, इन टेक कोट एंड प्राइम कोट विच टाइप ऑफ एमल्सन इज यूज्ड एज पर मोर्थ 5th रिवीजन। टेक कोट और प्राइम कोट में किस टाइप का एमल्सन यूज करना है मोर्थ के 5th रिवीजन के अकॉर्डिंग। तो देखिए टेक कोट में हमें करना RS1 यानी रैपिड सेटिंग 1 और प्राइम कोट में करना है स्लो सेटिंग 1 या SS1। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मच मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इज रिक्वायर्ड फॉर लाइन ड्रेन एंड अनलाइन ड्रेन। ड्रेन जो होती है आप इस प्रकार से देखे होंगे, रोड के साइड में ड्रेन बनाई जाती है जिसमें क्या होता है, पानी हमारा फ्लो करता है, पानी को रास्ता देने के लिए हम ड्रेन बनाते हैं। तो लाइन ड्रेन और अनलाइन ड्रेन, लाइन ड्रेन मतलब ये सी है कि उसमें कंटिन्यूस स्लोप हमारा जा रहा है और कंटिन्यूटी है तो वो हमारी लाइन ड्रेन कहलाएगी। और अनलाइन ड्रेन यानी कि वो कंटिन्यू ना होके आगे हो सकता है किसी दूसरी ड्रेन में मिल रही हो या किसी ओपन एरिया में मिल रही हो तो वो हमारी अनलाइन ड्रेन हो जाएगी। तो जो लाइन ड्रेन है तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल स्लोप लेना है 0.3% और अनलाइन ड्रेन है तो उसमें हमें 1% स्लोप लेना है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट शुड बी रफनेस इंडेक्स ऑफ द फिनिश्ड बेयरिंग कोट्स। अगर कोई फिनिश बेयरिंग कोट है, चाहे वो एसफाल्ट हो या हमारा कंक्रीट हो, तो वहाँ पर हमारा रफनेस इंडेक्स कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो नॉट मोर देन 2000 mm पर किलोमीटर से अधिक हमारा रफनेस इंडेक्स नहीं होना चाहिए, यानी 2000 mm पर किलोमीटर तक की इसकी लिमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट विल द मिनिमम थिकनेस ऑफ बिटुमिनस ओवरले फॉर पेमेंट स्ट्रेंथनिंग। अगर हमारी कोई एग्जिस्टिंग सरफेस है, चाहे वो किसी हम स्लैब को ले लीजिए या पुराना बना हुआ रोड ले लीजिए, उस पर हम बिटुमिनस ओवरले करना है तो मिनिमम कितनी थिकनेस हमें उसमें लेनी होगी। तो इसके लिए मिनिमम थिकनेस हमें चाहिए 50 mm ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट की। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीमेंटेड बेस या CTB की एडवांटेज क्या होती है। CTB जनरली वहाँ पर यूज की जाती है जहाँ पर एग्रीगेट हमें ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे बात करें तो हमारे जो गंगा का बेल्ट है वहाँ पर हमें एग्रीगेट नहीं मिलता है, तो जहाँ पे एग्रीगेट नहीं मिलता वहाँ पर फिर क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसको हम सीमेंट के साथ ट्रीट करते हैं और उसको ऐसे बेस कोट्स हम ले कर सकते हैं। तो CTB का क्या फ़ायदा हो सकता है, CTB का फ़ायदा है
CTB provide a durable, long-lasting base in all type of climates, can speed up the project completion, can reduce thickness of payment, ठीक है, reduce project cost approx 8 to 10,000 rupees per meter, reduced consumption of aggregate, reduced consumption of bitumen, ठीक है। Question number 37, what will the crossfall on straight section of road carriageway, paved shoulder of bituminous surface and paved portion of median for concrete surface in national highways। क्रॉस स्लोप मतलब जो हमने कैम्बर की यहाँ पे बात हो रही है, तो कैम्बर हमें कितना लेना है फ्लेक्सिबल पेमेंट में और रिजिड पेमेंट में, ठीक है। तो 2.5% तो हमें चाहिए एसफाल्ट सरफेस पे और 2.0% हमें चाहिए सीमेंट कंक्रीट सरफेस में। कैम्बर की वैल्यू है 2.5% बिटुमिनस सरफेस और 2.0% कंक्रीट सरफेस। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द जस्टिफाइड मिनिमम डिजाइन स्पीड फॉर सर्विस रोड के लिए मिनिमम डिजाइन स्पीड क्या होनी चाहिए, तो वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इन क्वेश्चन नंबर 39, इन ओपन कंट्री ऑन व्हाट स्पेस मीडियन ओपनिंग शैल बी प्रोवाइड। ओपन कंट्री मतलब जो हमारा रोड है, हाईवे है, वो बिल्कुल ऐसी जगह पर है जहाँ पर हैबिटेशन नहीं है, आसपास कोई भी गांव नहीं है, कोई भी बसाहट नहीं है। तो वहाँ पर जो मीडियन है, मीडियन से मतलब ये जो मीडियन बनी होती है, बीच में एक डिवाइडर बना होता है, उसके बीच में आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे क्या दिया होता है, क्रॉसिंग दी हुई होती है, तो यही क्रॉसिंग हमारी कहलाती है ओपनिंग। तो ओपनिंग की स्पेस ओपन कंट्री में कितनी है, तो ओपनिंग जो है, एक ओपनिंग हमारी दूसरी ओपनिंग से मिनिमम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होनी चाहिए। Additional controlled opening can be provided for inspection and diversion of traffic during repair and rehabilitation। अब देखिए 2-2 किलोमीटर पे तो होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे रोड का मेंटेनेंस का वर्क करना है हमें, तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ही ओपनिंग प्रोवाइड करनी होगी, यानी ये ऑप्शनल है। अगर मेंटेनेंस रिपेयर चल रहा है तो वहाँ पर ही आप क्या करते हैं, ओपनिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन बिल्टअप एरिया ऑन व्हाट स्पेस मीडियन ओपनिंग शैल बी प्रोवाइड। अगर बिल्टअप एरिया है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन है या हैबिटेशन है, तो वहाँ पर जो मीडियन की ओपनिंग है वो 500 मीटर से कम में हमें नहीं देनी है, मोर देन 500 मीटर पे हम ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं मीडियन की। क्वेश्चन नंबर 41, एज पर IRC व्हाट इज द मिनिमम डाया ऑफ न्यू पाइप कल्वर्ट क्वेश्चन एंड क्लास टू बी यूज्ड इन नेशनल हाईवे। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो जो पाइप कल्वर्ट्स बनाते हैं, ह्यूम पाइप कल्वर्ट्स बनाते हैं, उनके लिए मिनिमम डाया कितना होना चाहिए पाइप का, क्वेश्चन कितना होना चाहिए और किस क्लास का पाइप आपको यूज करना है। तो एज पर IRC SP 84 2014 मिनिमम डाया ऑफ न्यू पाइप कल्वर्ट शुड नॉट बी लेस देन 1200 mm and pipe should be NP4 category pipe. Minimum depth of earth cushion over pipe excluding road crust shall not be less than 600 mm for new reconstructed and retained culvert constructed in national highway project. मिनिमम डाया 1200 है, NP4 कैटेगरी मिनिमम होनी चाहिए और रोड के ऊपर क्रस्ट मतलब जो अर्ध क्वेश्चन है, जो मुरम का क्वेश्चन है, वो मिनिमम 600 mm आना चाहिए न्यू कंस्ट्रक्टेड कल्वर्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्सकेवेटर हैविंग 1 क्यूबिक मीटर बकेट। एक्सकेवेटर जैसे हम पोकलैंड भी बोलते हैं, इसका 1 क्यूबिक मीटर का बकेट होता है, तो उसका पर आवर आउटपुट कितना होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। 60 क्यूबिक मीटर पर आवर एक्सकेवेशन पोकलैंड या एक्सकेवेटर कर सकता है। ओके फ्रेंड, तो इसके अलावा कुछ और एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको जरूरी है जो मोर्थ की 5th रिवीजन है या मोर्थ की पॉकेट बुक है, अगर आपके पास नहीं है वो PDFs उनकी बुक्स की, तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं। फ्रेंड, हाईवे इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अभी कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही प्रेस कर दो। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक हो तो फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।